नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है भारतीय संविधान के अनुसार। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं और इसकी उद्देशिका, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 2 कौन सा है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों को एक अलग पहचान देती है। प्रमुख विशेषताएं: लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और संख्या 395, 25 भाग हो गए हैं, लेकिन संख्या 22 ही है और अनुसूचियां 12 हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपने आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, और इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता किसी देश सत्ता में नहीं, अपितु भारत की जनता में ही निहित है। यद्यपि भारत की आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का अर्थ यह है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है, एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो विदेश की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। संसदीय सरकार। संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड के आधार पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिका संविधान से मिली है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट किए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही
यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। कठोर एवं लचीलापन संविधान। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पूर्ण रचना हो गई है। इनमें विशेष उल्लेखनीय 7वां, 42वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन। अंतिम दो संशोधनों में क्रमशः भाग 9 और 9 कक्का में जोड़े गए हैं, जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया है, जो किसी अन्य देश के संविधान में नहीं मिलता है। एकल नागरिकता। संघीयात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है, जैसा कि अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक ही है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के लागू होने के समय मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते थे, लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान के मूल्य: स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, संप्रभुता, समानता और भ्रातृत्व। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार तो प्रदान करता ही है, साथ ही आम नागरिकों के स्वाभिमान में वृद्धि करता है एवं समानता के सिद्धांत को लागू करता है। केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थ की नीति का पालन किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, जो धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है, वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देश में लागू नहीं होती। भारत में सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ बनाए रखने के लिए युक्त रोक लगाई जा सकती है। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा पर अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। समाजवादी शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्षों में असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जुड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। भारतीय संविधान इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने तथा अनुच्छेद 30
के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। विधि का शासन। भारतीय विधि संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। अनेक देशों में संवैधानिक तत्वों का समावेश। भारतीय संविधान की विशिष्टता एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधान के निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधान के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक और एकात्मक, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इन दोनों सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित है और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। प्रसिद्ध संविधानविद आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। प्रोफेसर केसी फियर ने इसे अर्धसंघीय संविधान कहा है। आचार्य दुर्गादास बसु ने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोणों से यह कहा था कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग 1983 ने भी संविधान को परिसंघीय बताया। भारत संविधान में एकात्मक लक्षण। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। केंद्र सरकार केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान। राज्य की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास। एकीकृत न्याय व्यवस्था। आर्थिक दृष्टि से राज्यों को दुर्बल स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास। महत्वपूर्ण विषयों पर एकीकृत रूप। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों को कोई अपना संविधान नहीं है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। अनुच्छेद 256। राज्यों के प्रतिनिधित्व की समानता नहीं है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें, संसद में उच्च सदन की उपस्थिति। उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे उनके संघीय रूप को प्रभावित करते हैं। भारत में दलीय रूप। प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध परिसंघीय है और ना ही इस विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। भारतीय संविधान इस बात पर अधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। संविधान की
विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित किया गया है। आपातकालीन उपबंध। जर्मनी का संविधान। रूस का संविधान मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका का संविधान से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोगों। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटेन का संविधान से विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। राज्यों में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्त। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रीय प्रतीक के बाद भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना व राजकीय प्रतीक। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।